तो आज बात करते हैं पैसे खर्च करने के हुनर पर। देखिए, बचत और निवेश पर तो काफ़ी बात होती है, लेकिन पैसा कैसे खर्च किया जाए कि ज़िंदगी बेहतर लगे, संतुष्टि मिले, ये अपने आप में एक कला है। कोई सीधा-साधा गणित नहीं है इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। कला इसीलिए क्योंकि हर किसी के लिए इसका मतलब अलग होता है ना। आपकी परवरिश, आपकी ज़रूरतें, आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है, ये सब मिलकर तय करता है कि आप कैसे खर्च करते हैं। कोई एक फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं करता। और इसी कला की गहराइयों को समझने के लिए हमने मॉर्गन हाउसल के काम को देखा है, खासकर उनके इंटरव्यूज जो द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी पर आधारित है। साथ ही कुछ जाने माने फाइनेंस पब्लिकेशंस के लेख, कुछ ऑनलाइन डिस्कशंस और हाँ, कुछ रिसर्च पेपर्स भी। हाँ, तो हमारा मकसद है इन सब से जो निचोड़ है वो निकालना। ये समझना कि पैसे और असली वाली जो संतुष्टि होती है, उसके बीच रिश्ता क्या है। हम क्यों खर्च करते हैं, जैसे भी करते हैं, और कैसे हम ज्यादा सोच समझकर, मतलब कम पछतावे के साथ खर्च कर सकते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, पैसे से असली संतुष्टि वो कैसे खरीदें? चलिए इसे से शुरू करते हैं। क्या ज्यादा पैसा मतलब वाकई ज्यादा खुशी लाता है? मॉर्गन हाउसल का जवाब इसमें बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं हाँ, लेकिन कई शर्तें हैं, कई पेचीदगियां हैं। हाँ, वो कहते हैं कि कई एस्टेरिस्क्स जुड़े हैं इसके साथ। बिल्कुल, वो एक स्टडी का जिक्र करते हैं। वो बताती है कि अगर आप पहले से ठीक ठाक खुश हैं, जिंदगी से संतुष्ट हैं, तो हाँ, ज्यादा पैसा उस खुशी को शायद थोड़ा और बढ़ा सकता है। अच्छा। लेकिन अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो पैसा शायद कोई जादू नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं पैसा एक एम्पलीफायर जैसा है। ये आपकी जो भावनाएं हैं उन्हें बढ़ाता है, बदलता नहीं है। और सच तो ये है कि एक लिमिट के बाद ज्यादा पैसा खुशी की गारंटी नहीं देता। वो हाउसल का उदाहरण याद है? हाँ, वो अरबपति वाला। हाँ, एक तरफ अरबपति, 5वीं शादी चल रही है, बच्चों से बनती नहीं, सेहत भी खराब। दूसरी तरफ एक मध्यम वर्गीय इंसान है, सुखी परिवार, अच्छी सेहत, समाज में इज्जत। आप किसे चुनेंगी? मतलब कौन सी जिंदगी बेहतर लगेगी? ज्यादातर लोग शायद दूसरी वाली ही चुनेंगे। ये दिखाता है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। जैसे प्यार, इज्जत, सेहत, अच्छे रिश्ते, ये सब पैसे से नहीं आते। बिल्कुल। और शायद हम जिसे खुशी कहते हैं ना, वो असल में संतोष है। एक गहरी टिकने वाली फीलिंग। खुशी तो आती जाती रहती है, तो शायद असली खोज इसी संतोष की है। और ये संतोष ये अक्सर बाहरी चीजों पर कम, हमारी अंदर की सोच पर ज्यादा निर्भर करता है। यही पर वो वॉरेन बफे का इनर स्कोर कार्ड बनाम आउटर स्कोर कार्ड वाला आइडिया आता है ना। हाँ, बिल्कुल। क्या आप अपनी सफलता अपने अंदर के पैमानों से नाप रहे हैं या फिर दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं उससे? इसी से जुड़ा है हाउसल का वो डिजर्टेड आइलैंड टेस्ट। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। सोचिए, अगर कोई आपको देख ना रहा हो, कोई भी नहीं, तो आप कैसे जिंदगी जिएंगे, कैसी गाड़ी चलाएंगे, क्या पहनेंगे? ये सवाल आपको दिखाता है कि आप कितनी चीजें सिर्फ उपयोगिता के लिए खरीदते हैं और कितनी स्टेटस के लिए, दिखावे के लिए। शायद उस वीरान द्वीप पर आपको लैम्बोर्गिनी नहीं चाहिए होगी, शायद एक मजबूत पिकअप ट्रक ज्यादा काम का लगे। ये दिलचस्प है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में बहुत सोच रहे हैं, हमारी चीजों को नोटिस कर रहे हैं। पर वो कॉमेडियन जिमी कार वाली बात याद है? हाँ, कि 20s में टेंशन कि लोग क्या सोचेंगे, 30s में परवाह नहीं, और 40s में एहसास होता है कि अरे कोई सोच ही नहीं रहा था। बिल्कुल। हाँ, ये लोग क्या सोचेंगे का डर और दूसरों से तुलना करने की आदत, ये आज के जमाने का शायद सबसे बड़ा जाल है। खासकर सोशल मीडिया के आने के बाद तो बहुत बढ़ गया है। सही बात है। पहले हम अपने आसपास दफ्तर के 50-100 लोगों से खुद को कंपेयर करते थे, मुश्किल से। और अब तो लाखों लोगों की वो एडिट की हुई परफेक्ट दिखने वाली जिंदगियों से तुलना होती है। नतीजा फोमो। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और बेवजह की चिंता। सच में, एक स्टडी बताती है कि अगर आपके पड़ोसी की लॉटरी लग जाए तो आपके खुद के दिवालिया होने का खतरा बढ़ जाता है। सच में? क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप बराबरी करने की कोशिश में ज्यादा खर्चा करने लगते हैं। ईर्ष्या, तुलना, ये हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती हैं, और ये हमें असली संतोष से दूर ले जाती हैं। बिल्कुल। और यहीं से हम खर्च करने के पीछे के मनोविज्ञान में उतरते हैं। हम सिर्फ जरूरत के लिए खर्च नहीं करते, अक्सर हमारा खर्च किसी गहरी मनोवैज्ञानिक खुजली को मिटाने की कोशिश होता है। जैसे किस तरह की खुजली? जैसे स्टेटस दिखाने की इच्छा, देखो मैं कामयाब हूं, या सुरक्षा की भावना, अब मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा, या किसी ग्रुप में फिट होने की चाहत, मैं भी इनकी तरह हूं, या फिर खुद को ये यकीन दिलाना कि हम अच्छी चीजों के हकदार हैं। अच्छा। और इसमें बचपन के अनुभव भी। हाँ, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
कुछ लोग जो मुश्किल हालातों से निकलकर सफल होते हैं वो पैसा होने पर भी खर्च करने से डरते हैं। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्रोक सिंड्रोम जैसा कुछ कह सकते हैं। मतलब डर लगता है कि कहीं फिर से वो दिन न देखने पड़े। हाँ बिल्कुल। और कुछ लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं, शायद जरूरत से ज्यादा खर्च करके दुनिया को और खुद को ये साबित करना चाहते हैं कि वो अब गरीब नहीं रहे। ये सब हमारे अवचेतन में चलता रहता है और हमारे खर्च करने के पैटर्न को प्रभावित करता है। तो ये तो हुई मन की बातें, पर क्या कुछ ऐसे तयशुदा तरीके भी हैं जिनसे हमारा दिमाग पैसे को लेकर सोचता है जो हमें गलतियां करवाते हैं? वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वाली बात। हाँ, व्यवहारिक अर्थशास्त्र ये इसी पर रोशनी डालता है। इसमें 2-3 बड़े सिद्धांत हैं जो हमारे रोजमर्रा के खर्च पर असर डालते हैं। पहला है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन मतलब हाँ। नुकसान से बचने की प्रवृत्ति। हमें 100 रुपए पाने की खुशी से ज्यादा 100 रुपए खोने का दुख होता है। ये एक बहुत बहुत ताकतवर भावना है। हाँ, इसका असर कैसे दिखता है हमारी जिंदगी में? निवेश में देखिए, लोग थोड़ा सा फायदा होते ही शेयर बेच देते हैं। हाँ। डरते हैं कि कहीं ये फायदा चला ना जाए। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन नुकसान वाले शेयर को पकड़े रहते हैं, उम्मीद में कि भाव वापस आएगा। हाँ। है ना? इसी तरह कोई चीज खरीदते वक्त हम नुकसान से बचना चाहते हैं, इसीलिए वो लिमिटेड टाइम डिस्काउंट जैसी मार्केटिंग तरकीबें काम करती हैं। ओह हाँ, समझी। हमें लगता है कि अगर हमने अभी नहीं खरीदा तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो दिलचस्प है। और दूसरा अहम सिद्धांत क्या था? हाँ, दूसरा कौन सा है? वो है मेंटल अकाउंटिंग। मेंटल अकाउंटिंग। हाँ, हम पैसे को अलग अलग खांचों में बांट कर देखते हैं, जबकि है तो सब पैसा ही। हाँ। जैसे लॉटरी में जीते हुए पैसे को लोग हवा का पैसा मानकर ज्यादा आसानी से उड़ा देते हैं। हाँ। जबकि अपनी मेहनत की कमाई को सोच समझकर खर्च करते हैं। इसका वो थिएटर टिकट वाला उदाहरण बड़ा सही लगता है मुझे। हाँ, बताइए ना। कि अगर आपने 300 रुपए का टिकट खरीदा और वो खो गया, तो आप शायद दोबारा 300 रुपए खर्च करके टिकट ना खरीदें। सोचेंगे अरे 600 रुपए का टिकट पड़ गया। सही। लेकिन अगर टिकट नहीं खोया, बस आपकी जेब से 300 रुपए कहीं गिर गए, तो आप शायद फिर भी टिकट खरीद लें। नुकसान तो दोनों सूरतों में 300 का ही हुआ। बिल्कुल, पर दिमाग ने उसे अलग अलग खातों में डाल दिया। एक मनोरंजन का बजट और दूसरा आम नुकसान। कमाल है। इसी तरह लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं और छोटी जरूरत के लिए ज्यादा ब्याज पर लोन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेविंग वाले खाते को छूना नहीं चाहते। ये सब मेंटल अकाउंटिंग है और ये हमें कई बार अतार्किक फैसले लेने पर मजबूर करता है। तो हमें इन दिमागी चालों को पहचानना जरूरी है। हाँ, ताकि हम बेहतर निर्णय ले सकें। तो अगर हम इन मनोवैज्ञानिक जालों से बचकर सोचें, तो सवाल उठता है कि पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है? किस तरह का खर्च हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि दे सकता है? इस पर हाउसर और कई दूसरे विचारक काफी हद तक एकमत हैं। पैसे का शायद सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इस्तेमाल है स्वतंत्रता खरीदना। स्वतंत्रता। हाँ, अपने समय पर कंट्रोल होना, जिंदगी में विकल्प होना। चार्ली मंगर ने कहा था ना, मैं अमीर नहीं बनना चाहता था, मैं बस स्वतंत्र होना चाहता था। स्वतंत्रता, ये थोड़ा अमूर्त सा लगता है। इसका मतलब क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में? कैसे दिखती है ये स्वतंत्रता? देखिए, ये कोई बड़ी एकमुश्त चीज नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम है। जैसे मान लीजिए नौकरी चली जाए, तो ये आजादी होना कि आप कुछ महीने रुककर अपनी पसंद की अगली नौकरी ढूंढ सकें। हाँ, ना कि मजबूरी में कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल। या कार खराब हो जाए तो अचानक पैसों का संकट न खड़ा हो जाए। या ऐसी जगह रहने का विकल्प चुन पाना जहां आने जाने में कम समय लगे, ताकि परिवार के साथ ज्यादा वक्त मिले। ये सब स्वतंत्रता के ही अलग अलग रूप हैं। तो बचत करना सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं है, ये भविष्य के लिए विकल्प और हाँ, आजादी खरीदना है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और विचार है ऑप्शनैलिटी का, विकल्प होना। ऑप्शनैलिटी। हाँ, आपकी बचत आपको अवसर आने पर हाँ कहने की क्षमता देती है। शायद कोई बिजनेस शुरू करने का मौका मिले या दुनिया घूमने का। पैसा आपको ये विकल्प देता है। कुछ वो कहते हैं कि 6 महीने के खर्च जितनी बचत एक अच्छा शुरुआती लक्ष्य है। हाँ, वो एक सेफ्टी नेट जैसा। हाँ, ये आपको काफी हद तक सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कराता है। और जब आप थोड़े स्वतंत्र महसूस करते हैं, तो शायद आप उन चीजों पर ज्यादा खुलकर खर्च कर पाते हैं जो आपको वाकई पसंद है। वो रमीत सेठी वाला आइडिया। हाँ, जिन चीजों से प्यार है उन पर जमकर खर्च करो और बाकी सब पर बेरहमी से कटौती करो। ये बिल्कुल वही व्यक्तिगत कला वाली बात हो गई। हाँ, बिल्कुल। हौसल खुद कहते हैं कि उन्हें कपड़ों पर खर्च करना पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं, पर वो घर पर और बचत पर जो उन्हें स्वतंत्रता देती है, खुशी से खर्च करते हैं। उन्हें महंगी और सस्ती वाइन में फर्क महसूस नहीं होता, तो वो क्यों महंगी वाइन पर पैसे बर्बाद करें?
आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या मायने रखता है। सही बात है। और क्या मायने रखता है, इस पर एक और बड़ी बहस है। चीजें खरीदें या अनुभव, एक्सपीरियंस लें। हाँ, और इस पर हौसल का मानना है, और रिसर्च भी ये दिखाती है कि लंबे समय में अनुभव, एक्सपीरियंस अक्सर चीजों से ज्यादा खुशी और संतुष्टि देते हैं। यादें हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती हैं। हौसल इन्हें अंतिम कंपाउंडिंग एसेट कहते हैं, वो चीज जो समय के साथ और कीमती होती जाती है। वाह। वो एक बुजुर्ग महिला का किस्सा सुनाते हैं ना, हाँ, कि बुढ़ापे का सबसे अच्छा हिस्सा है अपने दिमाग में टाइम ट्रैवल करना, यानी अपनी यादों को दोबारा जीना। और सोचिए, हमारी सबसे अच्छी यादें, जैसे स्कूल के दिनों की, अक्सर मुफ्त या बहुत कम खर्चीली होती हैं। सही कहा। हाउस इट अपना उदाहरण देते हैं। बच्चों के साथ माउई में रेत के किले बनाना बहुत बढ़िया अनुभव था, पर फिर उन्हें लगा कि घर पे बच्चों के साथ बैठकर लेगो खेलना वो भी लगभग उतना ही अच्छा अनुभव है। अच्छा। हाँ, असल चीज महंगी जगह पर जाना नहीं थी, बल्कि बच्चों के साथ बिना किसी बाधा के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के समय बिताना था। तो शायद जब लोग कहते हैं कि उन्हें घूमना पसंद है, तो असल में उन्हें वो रोजमर्रा की भागदौड़ से ब्रेक पसंद होता है। हो सकता है। देखिए, चीजें पुरानी हो जाती हैं, टूट जाती हैं, फैशन से बाहर हो जाती हैं, लेकिन अच्छे अनुभवों की यादें वो हमारे साथ रहती हैं, हमें खुशी देती हैं। हाँ, हालांकि ये भी मानना होगा कि कुछ चीजें, जैसे घर, वो भी अनुभव बनाने का जरिया बन सकती है ना? बिल्कुल। अगर आप दोस्तों और परिवार को बुलाते हैं, साथ वक्त बिताते हैं, तो वो घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं रह जाता, वो अनुभवों का केंद्र बन जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सोच समझकर खर्च कैसे करें ताकि बाद में पछतावा न हो? हाउस जोखिम को भविष्य के पछतावे के तौर पर देखते हैं। मतलब आज ऐसा फैसला लें जिससे भविष्य के आपको दुख ना हो। जेरी सीनफील्ड की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? आत्मनियंत्रण भविष्य के स्वयं के प्रति सहानुभूति है। आज का कंट्रोल कल के आपके लिए अच्छा है। वाह। और जब बुजुर्ग लोगों से पूछा गया कि उन्हें किस बात का सबसे ज्यादा पछतावा है, तो जवाब क्या था? पैसे का था? नहीं, कार्ल पिलेमर की स्टडी यही दिखाती है। लोग ज्यादा पैसा न कमा पाने का पछतावा नहीं करते, वो पछताते हैं परिवार के साथ ज्यादा वक्त न बिताने का, ओह। दोस्तों से अच्छा व्यवहार न करने का, अपनी सेहत का ध्यान न रखने का। ये बातें हमें बताती हैं कि असल में जिंदगी में क्या मायने रखता है। तो इस सोच को हम कर्ज पर भी लागू कर सकते हैं, खासकर क्रेडिट कार्ड के महंगे कर्ज पर। बिल्कुल। आज की छोटी सी खुशी के लिए लिया गया कर्ज क्या 5 साल बाद भी खुशी देगा, जब आप उसका भारी ब्याज चुका रहे होंगे? शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक प्रैक्टिकल तरीका है रिवर्स ओबिचुरी एक्सरसाइज। रिवर्स ओबिचुअरी मतलब हाँ, सोचिए आप अपनी मृत्यु के बाद लोगों से अपने बारे में क्या सुनना चाहेंगे, वो आपको कैसे याद करें। इससे फौरन साफ हो जाता है कि रिश्ते, आपका योगदान, आपका व्यवहार, ये ज्यादा जरूरी है ना कि आपकी कमाई या आपकी चीजें। ये काफी सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर पैसा खर्च करना एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन इसके कुछ अंधेरे कोने भी हैं, है ना? कुछ खतरे भी हैं। हाँ, बिल्कुल है। हाउसेल 2 खतरनाक चरम सीमाओं की बात करते हैं। एक, जब आप खर्च रोक ही नहीं पाते, भले ही कर्ज में डूब रहे हों, चिंता में जी रहे हों। हाँ। और दूसरा, जब आप पैसा होते हुए भी उसे खर्च ही नहीं कर पाते, कंजूसी में जीते हैं और जिंदगी के अनुभव गंवा देते हैं। दोनों ही स्थितियां एक तरह से दिखाती हैं कि पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है, आप पैसे को नहीं। और वो सोशल डेट यानी सामाजिक ऋण का कॉन्सेप्ट, वो भी काफी सोचने वाला है। हाँ, सोशल डेट ये सिर्फ पैसों का कर्ज नहीं है, ये उम्मीदों का बोझ है। वेंडरबिल्ट परिवार का उदाहरण देखिए। बेशुमार दौलत थी, पर पैसा उन पर हावी था। ज्यादातर वारिस दुखी रहे और आखिर में दौलत भी चली गई। वहीं चक फीनी जैसे लोग हैं, अरबों कमाकर सब दान कर दिया और बिल्कुल सादा जीवन जिया। उन्होंने चुना कि पैसा उनकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करेगा। लॉटरी जीतने वाले या अमीर एथलीट्स के दिवालिया होने के पीछे भी अक्सर यही होता है ना? हाँ, अचानक आए पैसे के साथ दोस्तों, रिश्तेदारों की उम्मीदों का पहाड़ आ जाता है और उसे पूरा करने के चक्कर में सब खत्म हो जाता है। अपनी पहचान को अपनी संपत्ति से जोड़ना बहुत खतरनाक है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो कुछ बड़े सबक क्या निकलते हैं? श्रोता अपने लिए क्या ले जा सकते हैं यहाँ से? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा खर्च करना वाकई एक कला है। इसका कोई एक सही तरीका नहीं है। ये आपकी अपनी कहानी, आपकी अपनी जरूरतों और खुशियों से तय होता है। आपको अपना रास्ता खुद खोजना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा बड़ा सबक मेरे ख्याल से वो तुलना के जाल से बचना है। ओह हाँ। सोशल मीडिया के इस दौर में ये बहुत मुश्किल है,
पर यह समझना जरूरी है कि दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी अक्सर असली नहीं होती। अपने इनर स्कोर कार्ड पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तीसरा, अपने दिमाग की चालों को समझना, जैसे वो लॉस एवर्जन और मेंटल अकाउंटिंग। ये जानना कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। हाँ, और चौथा, स्वतंत्रता की कीमत पहचानना। बिल्कुल। पैसा शायद सबसे अच्छी तरह तब खर्च होता है जब वो हमें अपने समय और जीवन पर ज्यादा कंट्रोल देता है। बचत सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं, आजादी खरीदना है। और पांचवा, अनुभव और रिश्तों को चीजों पर तरजीह देना। यादें लंबे समय तक साथ रहती हैं और ज्यादा गहरी खुशी देती हैं। बिल्कुल। तो अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यही है, पैसा सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं। हाँ, आप इसका इस्तेमाल किस कहानी को लिखने के लिए कर रहे हैं। अगर खर्च करना एक कला है तो आपकी जिंदगी की उत्कृष्ट कृति, आपका मास्टरपीस कैसा दिख रहा है? क्या आपका पैसा आपकी असली जरूरतों और मूल्यों को पूरा कर रहा है या सिर्फ बाहरी दिखावे या सामाजिक दबाव में खर्च हो रहा है? क्या आप पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं या पैसा आपको? और याद रखिए, शायद जिंदगी में सबसे अच्छी चीजें वो चीजें हैं ही नहीं। स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम शायद रोज सोचते तो हैं, पर शायद थोड़े अलग ढंग से पैसा खर्च करना। आमतौर पर तो चर्चा होती है पैसा कमाने या बचाने की, है ना? हाँ, बिल्कुल। पर उसे सही ढंग से, मतलब समझदारी से खर्च करना, ये अपने आप में एक कला है। हाँ, ये बात सही है। और देखिए, हमारे पास मॉर्गन हाउसल की किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी से जुड़े कुछ विचार हैं जो बताते हैं कि ये मामला सिर्फ बैंक स्टेटमेंट या बजट शीट का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत कुछ हमारे मन से, हमारी पुरानी यादों से, समाज में अपनी जगह बनाने की चाहत और हमारी अंदरूनी कश्मकश, इन सब से जुड़ा है। तो आज हमारी मंशा है कि पैसे खर्च करने के पीछे छिपे इस मनोविज्ञान को थोड़ा खुरे दें। अच्छा। ये कोई नुस्खों की लिस्ट नहीं होगी, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि आखिर हमारे खर्च करने के फैसले सिर्फ जरूरत से तय होते हैं या कुछ और भी। जरूरतों के परे। हाँ, क्यों कभी एक छोटी सी खरीद भी ज्यादा खुशी दे जाती है और कभी बड़ी खरीदारी के बाद भी मन खाली सा लगता है। हाँ, ये होता है। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, हाउसल का एक मुख्य विचार यही है कि पैसा एक शक्तिशाली औजार है। हाँ, एक टूल की तरह। बिल्कुल, एक टूल। ये जिंदगी को आसान, बेहतर और ज्यादा संभावनाओं से भरा बना सकता है। लेकिन इसे इस्तेमाल करने का हुनर सीखना इसे कमाने के हुनर से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये सीखना ज्यादा मुश्किल लगता है कई बार। शायद ज्यादा मुश्किल भी। और देखिए, कोई एक रामबाण तरीका नहीं है जो सब पर लागू हो सके, क्योंकि सब अलग है। हाँ, हर इंसान की कहानी, उसकी जरूरतें, उसके सपने सब अलग हैं। तो इसी बात को पकड़ते हैं कि हम जैसा खर्च करते हैं वैसा क्यों करते हैं। हाउसल एक बहुत पते की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास पूरी जानकारी हो तो हर तरह का व्यवहार, चाहे वो कितना भी अजीब लगे, उसका कोई ना कोई मतलब जरूर निकलता है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। ये खर्च के मामले में कैसे लागू होता है? देखिए, इसका मतलब ये है कि किसी के खर्च करने के पैटर्न को समझने के लिए उसके अतीत को, उसके अनुभवों को देखना जरूरी है। अच्छा। जैसे सोचिए उन बच्चों के बारे में जो शायद मुश्किल आर्थिक हालातों में पले बढ़े हों या असुरक्षित माहौल में। हो सकता है स्कूल में उनका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा इस बात पर हो कि कोई खतरा तो नहीं है आसपास, क्योंकि उनका दिमाग एक तरह के सर्वाइवल मोड में ढल गया है। मतलब वो वर्तमान पर ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, उन्हें भविष्य की चिंता से ज्यादा आज सुरक्षित महसूस करना जरूरी लगता है। अब इसे पैसे से जोड़ें। ठीक है। जिसने बचपन में तंगी देखी हो, वो शायद बड़ा होकर जरूरत से ज्यादा महंगी चीजों पर इसलिए खर्च करे ताकि वो खुद को और दुनिया को ये यकीन दिला सके कि वो उस दौर से बहुत आगे निकल आया है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ चीजें खरीदना नहीं, ये एक तरह से अपने अतीत पर जीत का ऐलान है। किताब में कहानी है उस पिता की जो अपनी बेटी को सबसे महंगे कॉलेज भेजना चाहता था। शायद इसलिए नहीं कि वो सबसे अच्छा था, बल्कि इसलिए कि वो उसके लिए अपनी सामाजिक और आर्थिक कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत था, एक सिंबल। और इसका उल्टा भी हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। कंजूसी वाला मामला। हाँ, वही। कोई इंसान जिसने हमेशा पैसे बचाए हों, पाई जोड़ी हो, उसके लिए रिटायरमेंट के बाद भी खुलकर खर्च करना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये देखा है मैंने। वो चाहकर भी शायद कंजूसी नहीं छोड़ पाता,
क्योंकि पैसे बचाने वाला इंसान होना उसकी पहचान का इतना गहरा हिस्सा बन चुका है कि उसे छोड़ना अपनी पहचान छोड़ने जैसा लगता है। हाँ, वो पैसा होते हुए भी उसका सुख नहीं भोग पाता। बिल्कुल। एक और पहलू है जिसका जिक्र हाउसिल करते हैं, हमारी नौकरी और हमारे खर्च का रिश्ता। अच्छा, वो कैसे? कई बार लोग अपनी नापसंद नौकरी के बोझ या तनाव को कम करने के लिए रिटेल थेरेपी का सहारा लेते हैं। शॉपिंग करके। हाँ, वो शायद वीकेंड पर ज्यादा खर्च करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये सोच करके इतनी मेहनत करता हूँ, कम से कम कुछ तो खुशी मिले। एक तरह का मुआवजा। बिल्कुल, एक तरह का मुआवजा है जो वो खुद को दे रहे होते हैं उस नाखुशी के बदले जो उन्हें रोज झेलनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी और को बेहिसाब खर्च करते देखते हैं या बहुत ज्यादा कंजूसी करते देखते हैं तो सीधे सीधे उन्हें गलत ठहराने से पहले रुकना चाहिए। हाँ, जरूर। हो सकता है जो हमें फिजूल खर्ची लग रही हो वो उनके लिए किसी अंदरूनी घाव पे मरहम लगाने जैसा हो। बिल्कुल, उनकी कहानी जाने बिना जज करना शायद ठीक नहीं। सहानुभूति जरूरी है। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होता है, क्या पैसा वाकई खुशी खरीद सकता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। हाउसिल का जवाब हाँ भी है और ना भी। मतलब पैसा सीधे तौर पर खुशी का टिकट नहीं है, लेकिन ये उन चीजों को हासिल करने में मदद कर सकता है जो खुशी की बुनियाद हैं। खास तौर पर आजादी, इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, और जिंदगी में एक मकसद, एक पर्पस का एहसास। इसे थोड़ा और खोलिए। मतलब पैसा खुशी नहीं देता पर शायद खुशी के लिए माहौल बना सकता है। सही पकड़ा। हाँ, जैसे एक बड़ा घर खरीदने से शायद सीधे खुशी ना मिले, लेकिन अगर उस घर में आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा सुकून से, ज्यादा खुलकर वक्त बिता पाते हैं, तो असली खुशी उन रिश्तों और उन पलों से आ रही है। घर तो बस एक मंच है। बिल्कुल, घर तो बस एक मंच है, एक एनेबलर है। अच्छा। या मान लीजिए एक अच्छी गाड़ी, गाड़ी खुद में खुशी का पैमाना नहीं है, ठीक, लेकिन अगर वो आपको ये आजादी देती है कि आप जब चाहें बच्चों को घुमाने ले जा सकें या वीकेंड पर कहीं निकल सकें बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चिंता किए, हाँ, वो सुविधा, तो वो आजादी और वो अनुभव खुशी ला रहे हैं। पैसा उन अनुभवों और उस आजादी को खरीदना आसान बना देता है। पर यहाँ एक पेंच भी है ना, जिसे हाउसिल संतोष या सेटिस्फैक्शन कहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। खुशी सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस पर भी कि आपकी चाहतें कितनी है। बिल्कुल। अगर आपकी उम्मीदें आपकी कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, तो आप कितना भी कमा लें, हमेशा कुछ कम ही लगेगा। सही? बिल्कुल, यही खुशी का विरोधाभास है। हाउसिल कहते हैं द सैटिस्फैक्शन ट्रेडमिल। सैटिस्फैक्शन ट्रेडमिल मतलब हम एक ऐसी ट्रेडमिल पर भागते रहते हैं जहां मंजिल यानी पूरी तरह संतुष्ट होने का एहसास वो हमेशा आगे खिसकती जाती है। अच्छा। आज जो लग्जरी है, कल वो जरूरत बन जाती है और फिर हम अगली लग्जरी के पीछे भागने लगते हैं। इस दौड़ में असली खुशी वो पीछे छूट जाती है। किताब में लेखक अपनी दादी सास के जिक्र करते हैं। वो बहुत कम पेंशन पर गुजारा करती थी, शायद आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से गरीब मानी जाती, लेकिन लेखक उन्हें दुनिया के सबसे खुश इंसानों में गिनते हैं। वजह उनकी जरूरतें और चाहतें बहुत सीमित थीं। उन्हें अपने छोटे से बगीचे, लाइब्रेरी से लाई किताबों और परिवार के साथ से ही पूरी संतुष्टि मिलती थी। अच्छा। उनके पास जो था वही उनके लिए काफी था। इसे शायद हम मनोवैज्ञानिक दौलत कह सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा शब्द है, मनोवैज्ञानिक दौलत। ये बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। बिल्कुल। और यही असली दौलत है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे जालों की जिनमें हम अक्सर अनजाने में फंस जाते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। एक बड़ा जाल है यूटिलिटी वर्सेस स्टेटस का। यूटिलिटी वर्सेस स्टेटस मतलब? यानी क्या हम कोई चीज इसलिए खरीद रहे हैं कि वो हमारे काम आएगी, यूटिलिटी, या इसलिए कि वो दूसरों की नजरों में हमारा रुतबा बढ़ाएगी, स्टेटस। ओ, ये फर्क समझना तो बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें वो महंगी घड़ी या वो लग्जरी कार चाहिए। हाँ, लेकिन क्या हमें वाकई उसकी जरूरत है, या हम असल में उसके जरिए मिलने वाली तारीफ, इज्जत और दूसरों से बेहतर महसूस करने का एहसास खरीदना चाह रहे हैं? बिल्कुल। हाउसिल एक उदाहरण देते हैं। हो सकता है एक टॉप एंड टोयोटा कैमरी उपयोगिता के मामले में, मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल में, एक एंट्री लेवल BMW से ज्यादा आरामदायक और भरोसेमंद हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन समाज में BMW का स्टेटस सिंबल शायद ज्यादा बड़ा माना जाता है। तो सवाल यह है कि क्या आप अपनी ड्राइविंग की जरूरत पूरी कर रहे हैं या समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश? दोनों में कुछ गलत नहीं है, पर यह जानना जरूरी है कि आपकी असली मंशा क्या है और क्या वो स्टेटस सच में खुशी दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप स्टेटस के लिए खरीद रहे हैं तो क्या वो स्टेटस सच में आपको स्थायी खुशी दे रहा है? हाँ।
अक्सर अक्सर नहीं। और यहीं से जुड़ा है दूसरा जाल, जलन और तुलना। ओ, ये तो बहुत आम है। हम लगातार खुद को दूसरों से मापते रहते हैं। उसके पास वो कार है, मेरे पास क्यों नहीं? वो लोग हर साल विदेश घूमने जाते हैं, हम क्यों नहीं? हाँ, सोशल मीडिया ने इसे और बढ़ा दिया है। बिल्कुल। लेखक C.S. लुईस के इनर रिंग वाला विचार का हवाला देते हैं। हम सब में एक अंदरूनी इच्छा होती है कि हम किसी खास ऊंचे समझे जाने वाले दायरे का हिस्सा बने। जैसे ही हम एक दायरे में पहुंचते हैं, हमारी नजर अगले और ज्यादा खास दायरे पर टिक जाती है। इस अंतहीन दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है वो भी बेशकीमती है। वो शायद किसी और के लिए वो खास दायरा है। हाँ, बिल्कुल। तुलना करना दुख को न्योता देना है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे दिखेगा। ये एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। तीसरा बड़ा जाल है पैसे को या पैसे से जुड़ी किसी आदत को अपनी पहचान बना लेना। जैसे वो बचत करने वाला इंसान। हाँ, जैसे हमने पहले बात की थी बचत करने वाले इंसान की, जो रिटायरमेंट में भी डरता है खर्च करने से। या फिर इसका उल्टा क्या कोई अपनी अमीर होने की पहचान में इतना कैद हो जाए कि उसे हर हाल में वो रईसी दिखानी पड़े, भले अंदर से वो खोखला महसूस कर रहा हो। कुछ पीढ़ियों में ही उनकी दौलत और रुतबा सब खत्म हो गया। क्यों? पैसा उनके लिए खुशी, सुरक्षा या मकसद लाने के बजाय झगड़ों, मुकदमों और बर्बादी का कारण बन गया। ये दिखाता है कि पैसा जब साधन न रहकर खुद मकसद बन जाता है या पहचान का आधार बन जाता है, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर ये सब जाल है, तो असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? हाँ। क्या करें फिर? हौसल के मुताबिक पैसे का सबसे बड़ा फायदा और असली दौलत है आजादी। आजादी, हाँ, फ्रीडम। अपने वक्त पर, अपने फैसलों पर, अपनी जिंदगी की दिशा पर कंट्रोल होना। ये चुन पाना कि आप क्या काम करना चाहते हैं, किसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, कब छुट्टी लेना चाहते हैं। यस, ये बहुत शक्तिशाली विचार है ना? इसका मतलब है कि हर बचाया हुआ रुपया सिर्फ भविष्य की किसी बड़ी खरीद या रिटायरमेंट के लिए नहीं है। नहीं, वो आज इसी वक्त आपके लिए थोड़ी थोड़ी आजादी खरीद रहा है। बिल्कुल। ये वो आजादी है कि अगर बॉस बेवजह परेशान करे तो आप नौकरी छोड़ने का सोच सकें। हाँ, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो। हाँ, तो आप सिर्फ पैसे की चिंता में ना डूबे रहें। या ये कि आप बिना अपराध बोध के कभी कभी अपनी पसंद की छोटी मोटी चीजों पर खर्च कर सकें। बिल्कुल। हाउसल दो खिलाड़ियों की कहानी से इसे समझाते हैं। जॉन अर्शल, NFL के खिलाड़ी, जिन्होंने शायद अपने साथियों से कम कमाया, लेकिन गणित में PhD करने के लिए अपना फुटबॉल करियर छोड़ दिया। उन्होंने पैसे से ज्यादा अपनी बौद्धिक रुचि और आजादी को चुना। और दूसरी तरफ एंटनी वॉकर, NBA स्टार, जिन्होंने $100 मिलियन से ज्यादा कमाए, लेकिन गलत निवेश और बेहिसाब खर्चों के कारण दिवालिया हो गए, अपनी सारी आजादी खो बैठे। तो पैसा होना और पैसे से आजादी खरीदना, ये तो अलग बातें। बिल्कुल, बहुत अलग बातें हैं। तो हम अपने लिए सही रास्ता कैसे ढूंढें? कैसे पता करें कि कौन सा खर्च हमें सच्ची खुशी और आजादी देगा और कौन सा सिर्फ एक और जाल साबित होगा? देखिए, यहाँ हाउसल एक दिलचस्प तरीका सुझाते हैं जिसकी तुलना वो किताबें पढ़ने से करते हैं। किताबें पढ़ने से कैसे? वो कहते हैं कि अच्छी किताबें ढूंढने का एक तरीका है बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू करो। इसे वो वाइड फनल या चौड़ी कीप कहते हैं। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो। हाँ, लेकिन जैसे ही कोई किताब बोरिंग लगे या पसंद ना आए, उसे बिना किसी अफसोस के तुरंत छोड़ दो। ये है स्ट्रॉन्ग फिल्टर या मजबूत छन्नी। पूरी किताब खत्म करने का दबाव मत रखो। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो खर्च करने में ये कैसे लागू होगा? वैसे ही अपने बजट की सीमाओं में रहते हुए अलग अलग तरह की चीजों पर थोड़ा थोड़ा खर्च करके प्रयोग करें। जैसे कभी यात्रा पर, कभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाने पर, कभी कोई स्किल सीखने वाले कोर्स पर, कभी किसी गैजेट पर, कभी दोस्तों के साथ किसी अनुभव पर। इसे एक तरह का खर्च करने का प्रयोग समझें। एक्सपेरिमेंट करें। और फिर ईमानदारी से खुद से पूछें, किस खर्च ने आपको वाकई खुशी दी? कौन सी चीज आपकी जिंदगी में लंबे समय तक कोई सकारात्मक बदलाव लाई? किस अनुभव को आप बार बार याद करते हैं? और कौन सा खर्च बस क्षणिक था या बाद में बेकार लगा? जो चीजें खुशी ना दें या जिनकी कीमत उनकी उपयोगिता से ज्यादा लगे, उन्हें बेरहमी से अपनी भविष्य की खर्च लिस्ट से काट दें। स्ट्रॉन्ग फिल्टर। इस तरह धीरे धीरे दूसरों की देखा देखी या विज्ञापनों के असर से बाहर निकलकर
आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या मायने रखता है। दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। बिल्कुल। ये आत्मखोज की तरह है, पैसे के जरिए। ये वाकई एक अलग नजरिया है खर्च को देखने का। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो लगता है कि पैसा खर्च करना हिसाब किताब से कहीं ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारे अतीत के सायों और भविष्य की उम्मीदों का आईना है। सच्ची दौलत शायद बैंक बैलेंस से ज्यादा संतोष, रिश्तों और अपनी जिंदगी पर अपने कंट्रोल यानी आजादी में छिपी है। बिल्कुल। और शायद सबसे अहम सीख ये है कि अपना रास्ता खुद बनाना होगा। हाँ, किसी और की नकल नहीं। किसी और के खर्च करने के तरीके को कॉपी करना या उनसे अपनी तुलना करना, ये शायद ही कभी खुशी देगा। आपकी जरूरतें, आपकी प्राथमिकताएं, आपकी परिस्थितियां आपकी अपनी हैं। उन्हीं के हिसाब से अपने फैसले लेना समझदारी है। और जाते जाते एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। मॉर्गन हाउसल अपनी बात खत्म करते हुए लिखते हैं, आप जितने ज्यादा भाग्यशाली हैं, आपको उतना ही ज्यादा दयालु होना चाहिए। अच्छी बात है। हो सकता है ये भाग्य सिर्फ पैसों का ना हो, बल्कि अच्छी सेहत, अच्छे दोस्त, सीखने का मौका, कुछ भी हो सकता है। हाँ, किसी भी तरह की खुशकिस्मती। हाँ, तो क्या ये मुमकिन है कि अपनी छोटी बड़ी खुशकिस्मती को पहचान कर और दूसरों के प्रति जिनके पास शायद वो नहीं है, थोड़ी ज्यादा हमदर्दी और दया दिखाकर हम अंदर से ज्यादा अमीर महसूस करें? बैंक बैलेंस चाहे कुछ भी कहे। हाँ, बैंक बैलेंस चाहे कुछ भी कहे, इस पर सोचिएगा जरूर।